हेलो दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कि हम लुसेंट की पॉलिटी की सीरीज़ कर रहे हैं, लेकिन उसमें हमने थ्योरी के साथ साथ हमने एमसीक्यू भी उसमें लास्ट क्लास में किया था। लास्ट क्लास में हमने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के एमसीक्यू किए थे। इस क्लास में हम सैलिएंट फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के एमसीक्यू सॉल्व करने वाले हैं। तो ठीक है दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन होता है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग is are not central tenets of the constitution of India। ठीक है, ये आपसे पूछ रहा है कि इसमें से कौन से सेंट्रल टेनेट्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, कौन से नहीं है सेंट्रल केंद्रीय सिद्धांत, इसमें कॉन्स्टिट्यूशन के केंद्र में कौन से सिद्धांत नहीं है। तो फर्स्ट ऑप्शन है प्रोहिबिट्स डिस्क्रिमिनेशन ऑन ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, धार्मिक आधार पर कोई भेदभाव नहीं होगा। तो ये आपका संविधान में आपके टेनेट्स है, ये एक सिद्धांत है। सेकंड ऑप्शन गिव्स ऑफिशियल स्टेटस टू सर्टेन रिलीजन्स। ऑफिशियल स्टेटस, देखिए हमारे संविधान में हमारी कंट्री में कोई भी ऑफिशियल स्टेटस किसी धर्म को नहीं दिया गया है, इसलिए हमारा देश सेकुलर माना जाता है। यहाँ पे किसी पर्टिकुलर रिलीजन को मान्यता नहीं दी गई है। ऑप्शन 3 प्रोवाइड्स फ्रीडम टू प्रोटेस्ट एनी रिलीजन्स, आपके पास पूरी आज़ादी है कि आप कोई भी धर्म अपना सकते हैं, उसको फॉलो कर सकते हैं। ऑप्शन 4 एंश्योर इक्वलिटी ऑफ ऑल सिटीजन्स विद इन द रिलीजियस कम्युनिटीज़, रिलीजियस कम्युनिटीज़ के अंदर भी इक्वलिटी रहे, इसका भी एंश्योर किया गया है कॉन्स्टिट्यूशन में। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन गलत है? ऑप्शन नंबर 2 ऑफिशियल स्टेटस वाला। बाकी सारे ऑप्शन इसमें ठीक है, 1, 3 एंड 4। हमें बताना है विच नॉट, कौन सा गलत है, तो ऑप्शन डी ओनली 2। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका मैच करना है फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट विद द प्रिंसिपल्स। इसमें आपको बताना है कि कौन सी डिफरेंट टाइप का जो हमारा गवर्नमेंट है फॉर्म्स है, उसकी उदाहरण के लिए यूनिटी गवर्नमेंट होती है, फेडरल गवर्नमेंट होती है, पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट होती है, वो किस प्रिंसिपल पे काम करती है, उनका बेसिक सिद्धांत क्या है जिस पर वो काम करती हैं। जैसे आपका फर्स्ट ऑप्शन आता है प्रेसिडेंशियल सिस्टम। प्रेसिडेंशियल सिस्टम काम करता है सेपरेशन ऑफ पावर्स के बीच में। देखिए जो प्रेसिडेंशियल सिस्टम है वो अमेरिका में लागू है अभी, हमारे यहाँ पार्लियामेंट्री सिस्टम है। प्रेसिडेंशियल सिस्टम में आपके एग्जीक्यूटिव और आपका लेजिस्लेचर सेपरेट रहेगा। मैं इसको आपको उदाहरण के साथ समझाऊंगा। देखिए ये आपका पार्लियामेंट्री सिस्टम है, पार्लियामेंट्री सिस्टम में क्लोज रिलेशनशिप बिटवीन द एग्जीक्यूटिव एंड द लेजिस्लेचर, जबकि प्रेसिडेंशियल में ये जो रिलेशनशिप है ये सेपरेट है। अभी क्लोज रिलेशनशिप बिटवीन एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेचर का मतलब क्या है? एग्जीक्यूटिव क्या होते हैं? एग्जीक्यूटिव वो हैं जो कि गवर्नमेंट मशीनरी में जो काम कर रहे हैं, उदाहरण के लिए कैबिनेट मिनिस्टर्स हो गए, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हो गई। जो हमारी गवर्नमेंट है आज की डेट में, जो हमारी गवर्नमेंट है उसमें जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं, बीजेपी अभी गवर्नमेंट में है, उनके जो मिनिस्टर्स हैं वो एग्जीक्यूटिव हो गए। इसके अलावा और भी पार्टीज़ के वहाँ एमपी एमएलए हैं लेकिन उनकी गवर्नमेंट नहीं है, जैसे कांग्रेस हो गई, हाँ, टीएमसी तृणमूल कांग्रेस हो गई, और भी जो पार्टीज़ है उनके अपने एमपीज हैं लेकिन वो गवर्नमेंट में नहीं है। तो वो कोई भी कानून अगर बनेगा, हम कोई नया कानून बनाते हैं तो पार्लियामेंट में उनकी भी रजामंदी की ज़रूरत होती है। तो वो जो कानून बना रहे हैं सभी मिलके उसको लेजिस्लेचर बोलेंगे। लेकिन जो जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, जो मिनिस्टर्स हैं, डिफेंस मिनिस्टर हैं या एजुकेशन मिनिस्टर हैं, आपके सोशल जस्टिस मिनिस्टर हैं, जल मिनिस्टर हैं, ये एग्जीक्यूटिव में आते हैं, ये उस कार्य को कर रहे हैं। तो ये दोनों एक जगह ही बैठते हैं। आपने देखा होगा जब विंटर सेशन होता है या फिर पार्लियामेंट का जो समर सेशन होता है उसमें सभी एक साथ बैठते हैं, कोई भी कानून बनता है तो सभी के पास बिल रोटेट करता है, वो अपनी रजा में उसमें डिबेट होता है, डिस्कशन होता है। लेकिन प्रेसिडेंशियल सिस्टम में ऐसा नहीं है, एग्जीक्यूटिव अलग है, लेजिस्लेचर अलग है। लेजिस्लेचर अपना काम करती है और एग्जीक्यूटिव अपने काम करते हैं, ठीक है। इसके बाद है फेडरल सिस्टम। फेडरल सिस्टम में डिवीजन ऑफ पावर्स है, डिवीजन ऑफ पावर, ये भी उदाहरण के साथ अमेरिका है। अमेरिका में फेडरल सिस्टम है, उसमें स्टेट्स को में पावर का डिवीजन है, सबका अपना सिटीजनशिप अलग है, कॉन्स्टिट्यूशन अलग है।
लेकिन तीन चीज़ें, डिफेंस हो गया, आपका कम्युनिकेशन हो गया और फॉरेन पॉलिसी होगी, उसमें वो एक है। तो ये फेडरल सिस्टम होता है, ठीक है, जिसमें कि स्टेट्स की अपनी पावर्स का डिवीजन किया हुआ। डिवीजन हमारे कंट्री में भी किया हुआ है, लेकिन कुछ सिचुएशंस ऐसी हैं जिसमें वो फेडरल ना रह के यूनिटरी सिस्टम हो जाता है, ठीक है। फोर्थ ऑप्शन है यूनिटरी सिस्टम। इसमें कंसंट्रेशन ऑफ पावर, कंसंट्रेशन ऑफ पावर का मतलब सारी पावर सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में है। अभी हमारा ना तो हमारा सिस्टम जो है इंडिया में ना तो फुल्ली फेडरल है ना फुल्ली यूनिटरी है, क्योंकि आपको पता होगा कि सारी पावर सेंटर के हाथ में नहीं है, कुछ पावर स्टेट को भी दी हुई है। और ऐसा भी नहीं है कि बिल्कुल स्टेट हर चीज़ में सेपरेट है, हर चीज़ में अलग है। कभी इमरजेंसी होती है तो हम सेंट्रल गवर्नमेंट को भी राइट है लॉ बनाने का, और वहाँ की जो मशीनरी है गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट है, उसको एडमिनिस्ट्रेशन को चला सकते हैं, ठीक है। तो इनका फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट आपने देख लिया, ऑप्शन इसका ऑप्शन हो गया ए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 73। द कॉन्स्टिट्यूशन इज डिक्लेयर्ड टू हैव बीन अडॉप्टेड एंड एनेक्टेड बाय द पीपल ऑफ इंडिया। अच्छा, आप क्या कहेंगे? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। क्वेश्चन कर रहा है कि जो हमारा संविधान है वो अडॉप्ट किया गया किसके द्वारा, तो आप कहेंगे कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। नहीं, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने अनेक्ट किया है, ये ठीक है, लेकिन उनको अथॉरिटी किसने दी है? पीपल ऑफ इंडिया। अपने कॉन्स्टिट्यूशन में है कि फॉर द पीपल बाय द पीपल, मतलब जनता के द्वारा चुने हुए रिप्रेजेंटेटिव ही कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में बैठे थे, जनता के द्वारा चुने हुए रिप्रेजेंटेटिव। तो इनडायरेक्टली क्या हुआ? इनडायरेक्टली पीपल ऑफ इंडिया ने ही संविधान को डिक्लेयर किया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 74। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज क्वासी फेडरल। रीजन, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज नीदर फेडरल नॉर यूनिटरी। देखिए, हमारा जो संविधान है वो क्वासी फेडरल है। क्वासी मतलब कंप्लीट नहीं है, कंप्लीटली फेडरल नहीं है, क्वासी फेडरल है वो। ऐसा क्यों? क्योंकि ना तो हम यूनिटरी गवर्नमेंट है हमारी, जिससे मैंने अभी आपको पहले बताया था, ये इस क्वेश्चन में मैंने इस क्वेश्चन नंबर 72 में आपको बताया था कि हम ना तो हमारा पूरी तरह फेडरल है ना पूरी तरह यूनिटरी है, इसलिए इसको क्वासी फेडरल बोलेंगे। इसका कारण क्या है? क्योंकि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज नीदर फेडरल नॉर यूनिटरी, इसलिए बोथ आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 75। क्या कहते हैं इसमें? द प्रेसिडेंशियल गवर्नमेंट ऑपरेट्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर्स। ये 71 क्वेश्चन हमने किया था। 76। इन द SR बम्बई वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस, विच वन अमंग द फॉलोइंग फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वाज अपहेल्ड बाय द सुप्रीम कोर्ट एज ए बेसिक स्ट्रक्चर? लिबरलिज्म। देखिए, ये क्या था? ये बॉम्बे वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, ये जो केस हुआ था, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि लिबरलिज्म एक बेसिक स्ट्रक्चर है। बेसिक स्ट्रक्चर का मतलब है, एक केशव नंदा भारती केस था जिसमें एक गवर्नमेंट और सुप्रीम कोर्ट के बीच में एक डिस्प्यूट का मुद्दा था, जिसमें कि गवर्नमेंट का कहना था कि वो कुछ भी चेंज कर सकते हैं संविधान में, सारी चीज़ों को वो चेंज कर सकते हैं, चाहे फंडामेंटल राइट हो, चाहे DPSP हो, चाहे कुछ भी हो। लेकिन एक पहलू ये था कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनमें चेंज नहीं किया जा सकता। तो इसके रिगार्डिंग एक सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट आया था, जिसको बहुत ही फेमस जजमेंट है, 1971 या 1973 है शायद। तो उसमें केशव नंदा भारती केस जिसको बोला जाता है, उसमें सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने ये जजमेंट दिया था कि आपका जो बेसिक स्ट्रक्चर है, बेसिक स्ट्रक्चर जो है आप उसको चेंज नहीं कर सकते। अब वो बेसिक स्ट्रक्चर में क्या क्या चीज़ें डिफाइंड है, इसको सुप्रीम कोर्ट की कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के द्वारा ही डिक्लेयर किया जाएगा। तो ये SR बम्बई वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में जो केस था, इसमें डिसाइड हुआ था कि लिबरलिज्म एक बेसिक स्ट्रक्चर है। और लिबरलिज्म का मतलब क्या है कि आपके पास विचारों की, अभिव्यक्ति की आज़ादी है, आप अपने विचारों को एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो आप, इसका मतलब ये हो कि गवर्नमेंट इसमें किसी भी प्रकार का कोई भी इसको लिबरलिज्म को नहीं हटा सकती कॉन्स्टिट्यूशन से। जिस भी कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल में ये प्रोविज़न दिया हुआ है उसको आप चेंज नहीं कर सकते, क्योंकि ये बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आता है
कि द बेसिक फीचर्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन विच आर नॉट अमेंडेबल अंडर आर्टिकल 368 आर, देखिए सॉवरेनिटी, टेरिटोरियल इंटीग्रिटी, फेडरल सिस्टम, जुडिशियल रिव्यू एंड पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट। देखिए अभी मैं आपसे बात कर रहा था कि बेसिक फीचर्स, ये बेसिक फीचर्स को डिफाइन सुप्रीम कोर्ट के द्वारा किया गया था। और उन्होंने क्या डिफाइन किया कि बेसिक स्ट्रक्चर में क्या क्या चीज़ें आती हैं। आप आर्टिकल 368 के द्वारा कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड कर सकते हैं, लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो आप अमेंड नहीं कर सकते, जिनको बेसिक स्ट्रक्चर बोला गया। उसमें क्या क्या चीज़ें हैं? सॉवरेनिटी, सॉवरेनिटी का मतलब स्वशासन, सॉवरेनिटी को आप चेंज नहीं कर सकते। टेरिटोरियल इंटीग्रिटी, आप ये नहीं कह सकते कि हमारी टेरिटरी हम किसी और को दे दें, कुछ हिस्सा हम दूसरी कंट्री को डोनेट कर दें या कुछ भी है वो आप नहीं कर सकते। एक फेडरल सिस्टम है, आप ये नहीं कह सकते कि हम फेडरल सिस्टम नहीं होंगे, हम यूनिटरी सिस्टम होंगे। फेडरल सिस्टम है तो फेडरल ही रहेगा क्योंकि ये बेसिक स्ट्रक्चर है। जुडिशियल रिव्यू, अगर पार्लियामेंट ने कोई लॉ एनेक्ट किया है और अगर वो फंडामेंटल राइट्स के अगेंस्ट में जाता है तो सुप्रीम कोर्ट के पास पूरा राइट है उसको रिव्यू करने का। फंडामेंटल राइट हो या कोई भी एक्ट हो, अगर पार्लियामेंट ने कोई एक्ट पारित किया है तो सुप्रीम कोर्ट उसको रिव्यू कर सकता है। पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट, इसको भी आप चेंज नहीं कर सकते, पार्लियामेंट्री सिस्टम है। आप ऐसा नहीं कि आप रातों रात कह दोगे कि नहीं हमारा पार्लियामेंट सिस्टम नहीं होगा, हमारा प्रेसिडेंसी सिस्टम रहेगा। इसको आप आर्टिकल 368 से भी अमेंड नहीं कर सकते। तो ये सारी चीज़ें आती हैं बेसिक स्ट्रक्चर में, ठीक है, बेसिक स्ट्रक्चर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 78 क्वेश्चन कहता है कि यूनिटरी सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट पोजेसेस विच ऑफ द फॉलोइंग एडवांटेजेस। यूनिटरी सिस्टम क्या होता है? जिसमें सारी पावर सेंटर के हाथ में कंसंट्रेट होती है, ठीक है, उसमें कोई पावर का डिवीजन नहीं होता। तो इसका ये यूनिटरी सिस्टम ब्रिटेन में है, यूनिटरी सिस्टम का उदाहरण ब्रिटेन है। तो इसका एडवांटेज क्या है? स्ट्रॉन्ग स्टेट, सारी पावर सेंटर के हाथ में रहेगी तो हो सकता है कि आप वो जो स्टेट्स के पास जो एक अलग से सेपरेशन की जो चीज़ें हैं वो बिल्कुल वो उसके मिनिमल चांस है। फेडरल में एक बार ही हो सकता है कि स्टेट बोले कि भाई मुझे हमारा कोई ऐसा आपके पास कोई राइट नहीं कि हम आपके साथ रहें, वो अलग भी हो सकते हैं। लेकिन यूनिटरी सिस्टम में सारी पावर सेंटर के पास है, बिना सेंटर के आप कोई भी चीज़ नहीं कर सकते, सेंटर की अनुमति उसमें आवश्यक है, ठीक है। तो ये एक एडवांटेज होता है कि आपका स्टेट स्ट्रांग है, आपका डिवीजन का बहुत कम चांस है। लेकिन इसके साथ उसके कुछ नुकसान भी है कि आपके पास जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसका लोड आपके पास ज़्यादा रहेगा, और भी कई चीज़ें ऐसी हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 79 कहता है कि द कार्डिनल फीचर्स ऑफ द पॉलिटिकल सिस्टम इन इंडिया। कार्डिनल फीचर्स मतलब महत्वपूर्ण जो विशेषताएं हैं इंडिया के पॉलिटिकल सिस्टम की, राजनीतिक सिस्टम की, वो क्या है? इट इज डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, ये राइट है, ठीक है। डेमोक्रेटिक का मतलब जनता के द्वारा चुना जाएगा, रिपब्लिक का मतलब जो हमारा हेड है हमारी कंट्री का उसको जनता के द्वारा चुना जाएगा, ना कि मोनार्की। जैसे कि इंग्लैंड में मोनार्की है, मोनार्की मतलब वहाँ हेरिडेटरी है, वंश अनुवांशिक है, राजा महाराजा का शासन ही रहता है, उनका ही आगे उनके ही वंशज वहाँ पर गद्दी पर बैठते हैं, लेकिन प्राइम मिनिस्टर को इंग्लैंड में चुना जाता है। सेकंड ऑप्शन, इट हैज़ ए पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, बिल्कुल राइट है। थर्ड ऑप्शन, द सुप्रीम पावर वेस्ट्स इन द पीपल ऑफ इंडिया। देखिए जो सुप्रीम पावर है पीपल ऑफ इंडिया, जो महत्वपूर्ण पावर है वो पीपल ऑफ इंडिया में है। ऐसा क्यों? आप कहेंगे सर एमपी एमएलए कानून बनाते हैं और गवर्नमेंट कानून बनाती है तो गवर्नमेंट ही सबसे पावरफुल हुई। देखिए ये थ्योरेटिकली हो सकता है, लेकिन आप देखिए आप उनको बैठा रहे हो, आप उनको वोट दे रहे हो, तो अल्टीमेटली आपका ही डिसीजन है उस पर्टिकुलर एमपी एमएलए गवर्नमेंट को वहाँ पर इलेक्ट करने का, वहाँ पर उनको शासन करने का मौका आपके द्वारा ही दिया गया है, एक मेजॉरिटी जो होती है। तो अल्टीमेटली आपकी पावर से ही गवर्नमेंट चल रही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 80, वेयर वॉज द फर्स्ट पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट फॉर्म्ड? ब्रिटेन। देखिए ब्रिटेन में पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट थी। पार्लियामेंट्री फॉर्म का मतलब क्या है कि एग्जीक्यूटिव और जो लेजिस्लेचर है वो दोनों एक साथ क्लोजली एक साथ बैठ के ही कानून को बनाएंगे। प्रेसिडेंशियल सिस्टम में क्या होता है कि एग्जीक्यूटिव सेपरेट रहते हैं और लेजिस्लेचर सेपरेट रहता है।
तो पार्लियामेंट्री में दोनों एक साथ बैठते हैं, गवर्नमेंट भी, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, और अपोजिशन भी, ठीक है, या लेजिस्लेचर जिसको बोलेंगे। Which of the following countries enjoy a federal form of government? USA. According to the Constitution of India, which of the following are fundamental for the governance of the country? कौन सी चीज़ें मूलभूत है, फंडामेंटल है, संविधान के अनुसार कौन सी चीज़ें देश को गवर्न करने के लिए, चलाने के लिए कौन सी चीज़ फंडामेंटल है? फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल ड्यूटीज़, डायरेक्टर प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी एंड फंडामेंटल राइट्स एंड फंडामेंटल ड्यूटीज़। देखिए, फंडामेंटल राइट भी ज़रूरी है, फंडामेंटल ड्यूटीज़ भी ज़रूरी है, ठीक है। और आप कहेंगे डीपीएसपी ज़रूरी नहीं है, डीपीएसपी भी ज़रूरी है, लेकिन ये आप लीगली इनको संविधान में एनफोर्स नहीं किया गया है। अगर मतलब आप डीपीएसपी को आर्टिकल को अगर आप फॉलो नहीं भी करते हैं तो आपको आपके खिलाफ आप कोर्ट में नहीं जा सकते, कोर्ट के द्वारा वो एनफोर्सेबल नहीं है, लेकिन फंडामेंटल राइट और फंडामेंटल ड्यूटीज़ एनफोर्सेबल है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब क्वेश्चन नंबर 83, इकोनॉमिक जस्टिस एज वन ऑफ द ऑब्जेक्टिव ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज बीन प्रोवाइडेड इन द प्रीएम्बल एंड द डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी, ठीक है। ये प्रीएम्बल में दिया गया है, इकोनॉमिक जस्टिस और डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में दिया गया है। अब ये इकोनॉमिक जस्टिस होता क्या है? देखिए, इकोनॉमिक जस्टिस को डीपीएसपी डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में क्यों डाला गया है? क्योंकि उस टाइम पर ये चीज़ें अवेलेबल कराना मुश्किल था, संभव नहीं था, तो इसको भविष्य के लिए रखा गया। इकोनॉमिक जस्टिस होता है कि एक उदाहरण के लिए आप मान के चलिए कि एक ऐसा संविधान, एक ऐसी कंट्री जिसमें मेल और फीमेल में इकोनॉमिकली कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो। ऐसा नहीं हो कि भाई मेल की सैलरी ज़्यादा है, फीमेल की सैलरी कम है। सेकंड पॉइंट आपका हो गया कि हर किसी के लिए संसाधन अवेलेबल हो, हर किसी के गवर्नमेंट हर किसी को रोज़गार दे पाए, हर किसी को रोज़गार दे पाए, हर किसी तबके को, और कोई भी व्यक्ति गवर्नमेंट के विरुद्ध अगर गवर्नमेंट इस चीज़ में सफल होती है तो उसको राइट दिया जाए कि वो कोर्ट में जाए, कि सरकार का ये लायबिलिटी है कि वो सभी को इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड कराए। तो ये चीज़ें सॉल्व करना, ये चीज़ें प्रोवाइड कराना 1947 के टाइम पर जब हमारा देश आज़ाद हुआ था तो ये संभव नहीं था, इसलिए इसको फ्यूचर के लिए डीपीएसपी में डाला गया, ठीक है। प्रीएम्बल में भी ये चीज़ें लिखी हुई है। क्वेश्चन नंबर 84, व्हाट इज गांधीज डेफिनेशन ऑफ राम राज? गांधी की डेफिनेशन राम राज की क्या थी? सॉवरेनिटी ऑफ द पीपल बेस्ड ऑन द प्योर मॉरल ऑथोरिटी। शासन जो करना है लोगों पर, वो नैतिकता के आधार पर करना है, मॉरल अथॉरिटी के आधार पर, ना कि आप सख्त कानून बनाइए। उसमें आपके मॉरली आप इतने स्ट्रांग होने चाहिए कि हाँ ये चीज़ गलत है, ये चीज़ सही है, इस तरह का शासन वो चाहते थे। ऐसा नहीं हो कि वो आपको उसके लिए कड़े हथकंडे, बहुत कड़े कानून नियम बनाने पड़े, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 85, द मोस्ट एसेंशियल फीचर ऑफ द पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इज द अकाउंटेबिलिटी ऑफ द एग्जीक्यूटिव टू द लेजिस्लेचर। इसका मतलब क्या है? अकाउंटेबिलिटी। ऐसा नहीं है कि एग्जीक्यूटिव बिल्कुल फ्री है, उसकी कोई जवाबदेही नहीं है। अकाउंटेबिलिटी मतलब जवाबदेही। एग्जीक्यूटिव अगर कोई काम करता है तो उसको लेजिस्लेचर को विश्वास में लेना पड़ेगा। लेजिस्लेचर में और भी पार्टीज के एमपी सब उसमें शामिल होते हैं। लेजिस्लेचर का काम है कानून को पारित करना, कानून को, अगर कोई नया कानून देश में बनता है तो उस कानून को पास कराना, ठीक है। उनकी उसमें एक क्राइटेरिया के हिसाब से मेजोरिटी की जरूरत होती है, 50% हो सकता है, 2/3 हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन, ठीक है। तो अगर एग्जीक्यूटिव कोई भी चीज़ करता है तो उसको अगर जवाब देना है लेजिस्लेचर को, वो बिल्कुल फ्री नहीं है। आप उदाहरण के लिए आपने देखा होगा, आप जब कभी पार्लियामेंट में सेशन होता है तो कई बार प्रधानमंत्री जी या डिफेंस मिनिस्टर या फॉरेन मिनिस्टर वो कोई काम ऐसा बाहर करते हैं तो उसका वो जवाब देते हैं। अपोजिशन उनसे पूछता है कि आपने ऐसा क्यों किया, क्या कारण है कि आपको ऐसा करना पड़ा। जैसे कि उदाहरण के लिए आपका यूनिफॉर्म सिविल कोड है, ट्रिपल तलाक है, इसके अलावा
अभी क्रिमिनल अमेंडमेंट बिल है। अगर इनमें आपको अमेंडमेंट करते हैं, गवर्नमेंट को अमेंड बिल प्रपोज करती है, तो उसको उसका रीज़न बताना पड़ेगा, उसका रीज़न बताना पड़ता है। ठीक है, जैसे कि आपने भी रिसेंटली देखा होगा कि सीबीआई के डायरेक्टर का टेन्योर बढ़ा दिया गया था। ठीक है, इसके अलावा ये सब चीज़ों का लेजिस्लेचर में आप गवर्नमेंट को जवाब देना है, अकाउंटेबिलिटी है कि ऐसा आपने क्यों किया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 86, एट विच ऑफ द सेशन डिड द कांग्रेस ऑफिशियली एक्सेप्ट द सोशलिस्ट पैटर्न ऑफ द सोसाइटी? अवधि सेशन ऑफ 1955। अब देखिए, सोशलिस्ट पैटर्न ऑफ सोसाइटी का मतलब क्या है? सोशलिस्ट पैटर्न क्या होता है? देखिए, एक तो आपका होता है सोशलिस्ट, एक होता है प्राइवेटाइज। अभी सोशलिस्ट का मतलब है कि गवर्नमेंट जो है, किसी कंट्री की जो गवर्नमेंट है, उसमें गवर्नमेंट का हस्तक्षेप रहता है। प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस को, प्राइवेट फैक्ट्रीज, कंपनीज को पूरी आज़ादी नहीं है, जैसा कि अमेरिका में है। आप कोई भी कार्य, उदाहरण के लिए आप देखिए, आप जैसे कि गवर्नमेंट के कुछ रूल्स हैं, कोई भी प्राइवेट कंपनी है, वो उनको गवर्नमेंट ने उनको आदेश दिया कि इतनी सीटें आपको इसमें रिजर्व रखनी है। ठीक है, और कोटा सिस्टम हो गया, लाइसेंस सिस्टम हो गया, तो पूरा फ्रीडम नहीं है। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिन पर गवर्नमेंट ही जिन पर एक्ट कर सकती है, जैसे कि आपका एटॉमिक पावर में, न्यूक्लियर पावर में हर किसी को राइट है। डिफेंस में भी सारी चीज़ों में प्राइवेट कंपनीज को अलाउ नहीं है, लेकिन अभी ये चीज़ें चेंज हो रही हैं। अभी प्राइवेट कंपनियां भी डिफेंस में काम कर रही हैं। और उदाहरण के लिए आप इसरो को देख लीजिए, स्पेस सेक्टर में आपको प्राइवेट सेक्टर को परमिशन नहीं थी, लेकिन धीरे धीरे स्पेस सेक्टर को भी प्राइवेट के लिए खोला जा रहा है। तो सोशलिस्ट का मतलब है कि गवर्नमेंट का हस्तक्षेप रहेगा, उसमें कुछ चीज़ें गवर्नमेंट के लिए रिजर्व रहेगी, और गवर्नमेंट एक ओवरऑल सोशल सामाजिक नज़रिए से चीज़ों को देखेगी, ना कि प्रॉफिट के नज़रिए से। प्राइवेट जो कंपनियां वो सिर्फ प्रॉफिट देखेंगी, लेकिन गवर्नमेंट उसमें एक सबकी भलाई के लिए, सोशल सर्विस के लिए ज़्यादा फोकस करेगी, ना कि प्रॉफिट पर। ये सोशलिस्ट पैटर्न होता है। ठीक है, तो कांग्रेस ने अवधि सेशन ऑफ 1955 में ये घोषित किया था कि हमारा देश सोशलिस्ट पैटर्न पर काम करेगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 87, विच ऑफ द following freedoms is not specifically mentioned in the Constitution of India as a fundamental right but has been subsequently upheld by the Supreme Court as such? इनमें से कौन सी जो फ्रीडम्स हैं वो फंडामेंटल राइट में नहीं इंक्लूड है, लेकिन उसको सुप्रीम कोर्ट के द्वारा अपहेल्ड किया गया है? देखिए, फ्रीडम ऑफ ट्रेड, ऑक्यूपेशन एंड बिजनेस, ये भी फंडामेंटल राइट में गिवन है। फ्रीडम टू रिजाइड एंड सेटल इन एनी पार्ट ऑफ द कंट्री, ये इनिशियली फंडामेंटल राइट में नहीं था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के द्वारा इसको भी फंडामेंटल राइट में आर्टिकल 19 में शामिल किया गया, लेकिन ये स्पेसिफिकली मेंशन नहीं था। ये कॉन्स्टिट्यूशन में स्पेसिफिकली मेंशन नहीं था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के द्वारा इसको भी फंडामेंटल राइट में एज सच इसको रखा गया है। ठीक है, तो सही आंसर आपका बी होगा। फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन एंड यूनियन ये ऑलरेडी स्पेसिफाइड था आर्टिकल 19 में। फ्रीडम ऑफ द प्रेस भी आर्टिकल 19 में स्पेसिफाइड था, लेकिन इसको बाद में ऐड किया गया सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 88, क्वेश्चन नंबर 88 में बोला गया है कि आपको लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से मैच करना है। पार्ट 9A कॉन्स्टिट्यूशन का, जो पार्ट 9A कोऑपरेटिव सोसाइटी से के बारे में उसमें दिया आया है। पार्ट 9B में कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ को दिया गया है, और पार्ट ये 9A में आपको म्यूनिसिपैलिटीज़ को दिया गया है। ठीक है, पार्ट 9B में कोऑपरेटिव सोसाइटी को दिया गया है, पार्ट 14 में ट्रिब्यूनल्स को दिया गया है, और पार्ट 4A में फंडामेंटल ड्यूटीज़ को दिया गया है। ठीक है, तो इसका सही ऑप्शन होगा ए। Question number 89. Which among the following is not a basic feature of the Constitution of India? Fundamental right.
और इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, इसके अलावा फेडरलिज्म, द अनक्वेश्चन राइट ऑफ द पार्लियामेंट टू अमेंड एनी पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इसका ए नहीं रहेगा, ये गलत है। देखिए, फंडामेंटल राइट बेसिक फीचर, आप इसको चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी भी बेसिक फीचर है, ठीक है। और आपका फेडरलिज्म भी बेसिक फीचर है। द अनक्वेश्चन राइट ऑफ द पार्लियामेंट टू अमेंड एनी पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, देखिए ये कहता है कि आपको बिना रोक टोक के पूरा राइट है आप पार्लियामेंट के किसी भी पार्ट को नहीं, पार्लियामेंट को पूरा राइट है कि कॉन्स्टिट्यूशन के किसी भी पार्ट को अमेंड कर सकते हैं, उसमें बदलाव कर सकते हैं। ऐसा नहीं है, क्योंकि आपको पता है बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कैन नॉट बी चेंज्ड, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 90, द इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शंस कंटेन्ड इन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 हैज बीन इनकॉर्पोरेटेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इन द ईयर 1950 एज डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। देखिए, जो डीपीएसपी है ये जब ब्रिटेन के ब्रिटिश इंडिया एक्ट 1935 में इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शंस के नाम से ये उसमें सम्मिलित था, इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शंस के नाम से। इसमें से ही इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शंस को ही और इसमें कुछ चीज़ें ऐड करके इसको कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के द्वारा डीपीएसपी डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी बनाया गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 91, व्हाट इज आर द मेजर डिफरेंसेस बिटवीन ए रिटन एंड एन अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन। देखिए, इसमें ए रिटन कॉन्स्टिट्यूशन इज द formal source of all constitutional laws in the country, and the unwritten constitution is not the formal source. A written constitution is entirely codified, whereas an unwritten constitution is not. देखिए, जो written constitution है जैसा कि इंडिया का है, जिसको लिखा हुआ है, उस सब को कोडिफाई किया हुआ है, कोड्स उसके बनाए गए हैं, ठीक है। लेकिन अनरिटन में ऐसा नहीं होता। अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन किसका है? ब्रिटेन का, इंग्लैंड का, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 92 में बोला गया है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए बेसिक फीचर ऑफ द प्रेसिडेंशियल गवर्नमेंट। क्या है? प्रेसिडेंशियल गवर्नमेंट का क्या बेसिक फीचर है? सिंगल एग्जीक्यूटिव। सिंगल एग्जीक्यूटिव बोले तो सिंगल एग्जीक्यूटिव का मतलब क्या है कि आपका जो एग्जीक्यूटिव है वो लेजिस्लेचर से अलग है, ठीक है। लेजिस्लेचर से वो अलग है, उनके साथ क्लोज रिलेशनशिप में वो काम नहीं करता है, उनसे अलग होकर काम करता है। लेजिस्लेचर अलग से है और एग्जीक्यूटिव अलग से है, ये प्रेसिडेंशियल सिस्टम में है, ठीक है। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 93, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज रिपब्लिकन बिकॉज इट हैज़ नो हेरिडिटरी एलिमेंट्स। ये मैंने आपको बताया है। हेरिडिटरी का मतलब क्या होता है? आनुवांशिक। ऐसा नहीं है कि भाई मेरे फादर हैं राष्ट्रपति तो मैं राष्ट्रपति रहूँगा, मेरे बच्चे राष्ट्रपति रहेंगे। उनको चुना जाता है किसके द्वारा? जनता के द्वारा। तो जनता के द्वारा जो चुना जाता है तो उसको रिपब्लिकन बोलेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 94, द इंडियन पार्लियामेंट्री सिस्टम इज डिफरेंट फ्रॉम द ब्रिटिश पार्लियामेंट्री सिस्टम इन दैट इंडिया हैज़ द सिस्टम ऑफ जुडिशियल रिव्यू। ये ब्रिटेन में नहीं है। जुडिशियल रिव्यू का मतलब मैंने आपको पहले भी बताया है कि अगर पार्लियामेंट कोई लॉ एनेक्ट करती है तो सुप्रीम कोर्ट उसको रिव्यू कर सकता है, और अगर वो बेसिक स्ट्रक्चर के अगेंस्ट है तो उसको वो स्ट्राइक डाउन भी कर सकता है, मतलब उसको नल एंड वॉइड कैंसिल भी कर सकता है, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 90, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। एनडीसी इज एन ऑर्गन ऑफ द प्लानिंग कमीशन, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल इसको बोलेंगे, ठीक है। ये प्लानिंग कमीशन का पार्ट था। प्लानिंग कमीशन अभी खत्म हो चुका है। प्लानिंग कमीशन की जगह नीति आयोग आ चुका है, जैसा कि आप सभी जानते हैं। 2015 में 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग का गठन हुआ था, ठीक है। और याद रखिए, नीति आयोग ना कोई कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है ना कोई स्टैट्यूटरी बॉडी है, ठीक है। वो गवर्नमेंट के द्वारा सेटअप की गई है। तो एनडीसी था पर प्लानिंग कमीशन का एक पार्ट था, ठीक है। The Constitution of India prescribes the panchayat should be assigned the task of preparation of plans, economic development and the social justice। ठीक है दोस्तों, ये आज हमने कुछ सैलेंट फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के
जो भी उसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हो सकते थे उनको हमने सॉल्व किया। ये लास्ट ईयर के क्वेश्चंस हैं। तो मेरा आपको सजेशन रहेगा कि आप बुक लाइए और उसको आप बैठ के उनमें क्वेश्चंस को सॉल्व कीजिए। क्वेश्चंस को सॉल्व करने से जो क्लैरिटी आती है वो किसी चीज़ से नहीं होता है। आप थ्योरी को एक बार कर लीजिए, उसमें कोई डाउट रहता है तो आप मेरी वीडियो को देखिए और बार बार आप अगर रिवीजन करेंगे क्वेश्चंस का तो डेफिनेटली आप कॉन्फिडेंट रहेंगे। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। और हमने जो नेक्स्ट चैप्टर एलुसेंट में रिवीजन किया था उसके हम एमसीक्यू को नेक्स्ट क्लास में सॉल्व करेंगे। ठीक है दोस्तों, थैंक यू।